सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लेमुरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना जीवन न केवल दलितों के उत्थान के लिए लगाया बल्कि भारतीय संविधान को बनाने में भी इनकी अहम भूमिका रही। आज अपन इस क्लास में जानेंगे कि एक अर्थशास्त्री के रूप में उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। इसके अलावा एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने किस प्रकार से दलितों के उत्थान में अपना पूरा जीवन लगा दिया, और इसके अलावा देखेंगे कि एक राजनेता के रूप में उनकी क्या उपलब्धियां रही। इन सभी को इस एक क्लास में समेटने का प्रयास किया है। वैसे तो देखिए इतनी बड़ी शख्सियत है, इनको एक क्लास में पढ़ पाना असंभव है, लेकिन फिर भी मैंने आपके एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इस क्लास के अंदर लिया है और यह प्रयास किया है कि कोई भी तथ्य आपका छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जो जीवन काल है वो 14 अप्रैल 1891 से लेकर के 6 दिसंबर 1956। जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार थे। इनकी जो जाति थी वो थी महार, यानी कि एक उस समय अछूत समझी जाने वाली जाति थी महार, तो उससे आते थे। इनकी उपाधियों की अगर बात करें तो देखिए इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। आधुनिक भारत का मनु इन्हें कहा गया है, भारतीय संविधान का जनक इन्हें कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। इसके अलावा केवी राव ने इन्हें भारतीय संविधान की जननी कहा था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केवी राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान की जननी कहा है। पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम है रमाबाई। 1935 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में इन्होंने दूसरा विवाह किया जिनका नाम था शारदा कबीर, और उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया था सविता अंबेडकर। तो ये हुआ था 1948 के अंदर। इनका जो पैतृक गांव है वो अंबाडवे है, महाराष्ट्र के अंदर। MH का मतलब है महाराष्ट्र के अंदर। इनके गुरुजी का नाम है कृष्णजी केशव अंबेडकर। इन्होंने ही इन्हें अंबेडकर नाम दिया था। देखिए इनका जो प्रारंभिक नाम था इन्हें क्या कहा जाता था, भीमा या भीवा कहा जाता था। और इनके जो गुरुजी थे वो इनकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए। बहुत उनको एक प्रकार से ये लगा कि ये जो बच्चा है ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और ये बहुत आगे जाएगा। तो उनको ये पता था कि ये जिस जाति से बच्चा आ रहा है इसके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृष्णजी केशव अंबेडकर ने उन्हें अपना नाम, सरनेम जो था अंबेडकर, वो दिया भीमा को। उसके बाद में से उनका नाम पड़ जाता है भीमराव अंबेडकर। सम्मान या पुरस्कार की बात करें तो बोधिसत्व सम्मान दिया गया इन्हें 1956 के अंदर। इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया, और इन्हें पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम 2004 में दिया गया, और द ग्रेटेस्ट इंडियन जो अवार्ड है इन्हें 2012 में दिया गया। अब एक परीक्षार्थी की अगर बात करें तो परीक्षार्थी को इनके बारे में क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो एक तो देखिए इनके जो राजनीतिक जो जीवन था, जो सामाजिक जीवन था, एक तो यहाँ से जो इन्होंने जो दलितों के उत्थान के लिए कार्य किए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा आपको जो याद करना है वो इनके लेखन कार्य से संबंधित जितने भी पुस्तकें थी वो, इनकी पत्रिकाएं जो थी वो, इसके अलावा इनकी जो शिक्षाएं हैं कि इन्होंने जो एजुकेशन ली थी वो कहाँ कहाँ से एजुकेशन ली थी, PhD कहाँ से की, MSc DSc कहाँ से किया, वो आपको याद रखना है। तो देखिए पुस्तकों को अभी बाद में देखेंगे, पहले इनका प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं कि इनकी जो जीवन की जो शुरुआत थी वो शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से हुई। तो महू का नाम आया था अभी कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, महू छावनी। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भारत के मैप से कि ये देखिए यहाँ पर बड़ौदा है, यहाँ पर महू है मध्य प्रदेश के अंदर, ये सतारा है महाराष्ट्र, ये जो एरिया है ये महाराष्ट्र का एरिया है। तो इसके अंदर यहाँ बॉम्बे है, अंबाडवे, हो सकता है कि स्थान ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बॉम्बे है, यहाँ पर अंबाडवे, यहाँ पे सतारा, यहाँ पे कोल्हापुर, यहाँ पे महू है मध्य प्रदेश के अंदर। सॉरी। अब देखिए जो इनका जन्म होता है वो महू के अंदर होता है, और महू जो था ये MHOW, इसका मतलब क्या है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ये एक छावनी थी महू मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ इनका जन्म हुआ था। चूंकि इनके पिताजी क्या थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर सूबेदार थे, तो वहाँ इनका जन्म हुआ। 1894 के अंदर मालोजी जो रामजी मालोजी थे, ये क्या हो गए, रिटायर हो गए ब्रिटिश आर्मी से, और रिटायर होने के बाद में ये कहाँ आ जाते हैं, अपने पैतृक गांव आ जाते हैं। और कुछ समय के बाद में इन्हें कहाँ जाना पड़ा, सतारा जाना पड़ा, और यहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है, सतारा से। अब सतारा में देखिए
इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रताप सिंह हाई स्कूल से शुरू होती है। 7 नवंबर 1900 में इन्हें प्रवेश मिला और यहाँ से इन्होंने 4th कक्षा उत्तीर्ण की और महाराष्ट्र जो सरकार है, एमएच सरकार है, वो इस तिथि को क्या बनाती है, प्रवेश तिथि मनाती है। यानी कि 7 नवंबर को महाराष्ट्र के अंदर प्रवेश तिथि मनाई जाती है, महाराष्ट्र के स्कूलों में प्रवेश तिथि मनाई जाती है। तो ये तो थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा। अब देखिए इनका जो ये जिस जाति से आते थे ना, इनके लिए चीज़ें आसान नहीं होने वाली थी। पहली बात तो इनकी जाति में जो इनकी जाति के जो लोग थे उनको मतलब शिक्षा की तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, स्कूल में जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये कह सकते हो कि ये बड़े सौभाग्यशाली थे कि एक ब्रिटिश आर्मी के अंदर, जो ब्रिटिश सेना थी उसके अंदर एक फौजी के घर इन्होंने जन्म लिया। तो इनको सौभाग्य मिला कि ये कहाँ जा सकें, विद्यालय में जा सकें। और विद्यालय जाने के बाद में भी इनके लिए बहुत सी मुश्किलें आई थी उस समय कि, और ये सारी की सारी जो बातें हैं, जो मुश्किल जो इन्होंने अपने जीवन के अंदर इन्होंने जो भी दुख भोगे इन्होंने अपने स्कूली जीवन में या शुरुआती जीवन में, जब इन्हें अछूत मानकर हर समय इनको क्या किया जाता, एक प्रकार से मानसिक प्रताड़ना दी जाती, ये सारी की सारी बातें इन्होंने अपनी जीवनी जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी वेटिंग फॉर अ वीजा, उसके अंदर ये सारी बातें उन्होंने बताई है। तो देखिए उन्होंने इसमें उस बुक के अंदर क्या बताया, इन्होंने कहा कि ये बताया कि किस प्रकार से जब ये छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में ये जाते थे, उस समय इनके साथ में किस प्रकार से भेदभाव होता था कि इनको अलग से दरी ले जानी पड़ती थी, उसी के ऊपर ये बैठते थे। क्लासरूम के अंदर एक कोने में इनको बैठाया जाता था और उस समय क्या होता था कि जो पियोन होता था वही इनको क्या करता था, दूर से पानी पिलाता था। और जब पियोन नहीं आता था, जिस दिन मान लीजिए कि पियोन छुट्टी पर है, तो उस दिन क्या होगा, फिर इनको पानी वहाँ पर नहीं मिलेगा। इस प्रकार से इनके साथ में बर्ताव किया जाता था। अब सोच के देखिए, वर्तमान स्थितियों को सोचिए आप कि आज आप जिस अवस्था में हो कि आपको सब कुछ एकदम सब चीज़ें उपलब्ध होती हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती, लेकिन उस समय एक बालक ऐसा जो स्कूल में जा रहा है और उसको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वह दृढ़ रहता है और अपने निश्चय पर अडिग रहता है कि उसको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, शिक्षा पूरी करनी है। अब ये जो बातें थी, ये ऐसा नहीं है कि इनके साथ में स्कूल में ही हुआ था, स्कूली जीवन में, स्कूल में, कॉलेज में जब ये नौकरी की शुरुआत करते हैं, वहाँ तक ये चीज़ें इनके साथ में रहती हैं। अब देखिए 17 से इन्होंने, अब क्या हुआ कि यहाँ पर इनके जो टीचर्स थे उन्होंने कहा कि भाई आपका जो, इनके पिताजी को कहा कि आपका बच्चा है ना बड़ा होनहार है, तो इसको किसी अच्छी स्कूल में एडमिशन कराओ। तो ये 17 से कहाँ आ जाते हैं, बॉम्बे आ जाते हैं। और बॉम्बे के अंदर ये एल्फिंस्टन हाई स्कूल में इनका एडमिशन होता है 1904 के अंदर, और यहाँ से 10th करते हैं। इसके बाद में ये एडमिशन लेते हैं एल्फिंस्टन कॉलेज में, और यहाँ से इन्होंने 1912 में क्या किया, कॉलेज किया। अब देखिए कॉलेज करने के बाद में इनके पास ये हाई स्कूल जो हाई एजुकेशन है, हायर एजुकेशन, वो फॉरेन से करना चाहते थे, विदेश से करना चाहते थे कि अच्छी मेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छी कॉलेज से मेरे को क्या करनी है, हायर एजुकेशन करनी है। लेकिन समस्या क्या थी कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे। तो देखिए एक व्यक्ति, एक रियासत थी उस समय अपनी यहाँ पर, बड़ौदा रियासत। बड़ौदा रियासत के सयाजी राव गायकवाड़ जो महाराज थे, उनका नाम क्या था, सयाजी राव गायकवाड़। इनके द्वारा बड़ौदा राज्य छात्रवृत्ति एक स्टार्ट की गई थी। जो उच्च शिक्षा जो बच्चा लेने जा रहा है विदेश के अंदर, उसको 11.5 स्टर्लिंग दिए जाते थे प्रति माह 3 साल तक। यानी कि एक ऐसी छात्रवृत्ति जो 3 साल तक बच्चे को मिलेगी बाहर विदेश के अंदर शिक्षा पाने के लिए। तो बड़ौदा राज्य के सयाजी गायकवाड़ की इस छात्रवृत्ति के द्वारा वो कहाँ जाते हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश लेते हैं। कोलंबिया कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर। तो ये रहा आपका अमेरिका, और यहाँ पर ये न्यूयॉर्क है, ये रहा यहाँ पर आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जब वो कोलंबिया जाते हैं तो वो किसकी हेल्प से कोलंबिया के अंदर अपनी शिक्षा पूरी करते हैं, एमए पूरी करते हैं। तो वो बड़ौदा के जो सयाजी राव गायकवाड़ थे, उनके द्वारा जो छात्रवृत्ति मिली उससे वो 1913 के अंदर कहाँ गए, न्यूयॉर्क गए और वहाँ पर अपना एमए किया। तो देखिए 1913 में अमेरिका आ रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो 1915 में इन्होंने अपना एमए पूरा कर लिया। और एमए के अंदर इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी, यानी कि एक प्रकार से थीसिस इनको जमा करवानी पड़ती थी उस समय। तो एमए के अंदर उन्होंने ये थीसिस जमा करवाई कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप ऐसे कह सकते हो कि ये बुक इन्होंने लिखी, तब इनको एमए की डिग्री मिली। इसके बाद में इन्होंने एक अन्य थीसिस लिखी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। और इसी के आधार पर इन्हें क्या हुआ, वहाँ पर पीएचडी के अंदर प्रवेश मिला।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस थीसिस के आधार पर तो इन्हें पीएचडी मिला और किस थीसिस के आधार पर इन्हें क्या हुआ कि इन्होंने एमए किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांस ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी पर तो इन्होंने एमए किया और नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया या हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी के आधार पर इन्हें पीएचडी में प्रवेश मिला। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक थीसिस और लिखी थी जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एंशियंट इंडिया कॉमर्स। एंशियंट इंडिया कॉमर्स एक थीसिस ये और लिखी थी इन्होंने इस समय, एंशियंट इंडिया कॉमर्स, लेकिन इन्होंने सबमिट नहीं किया था, अपने पास ही रख लिया था। तो यहाँ पर इन्होंने 3 थीसिस लिखी थी जिसमें 2 पर तो इन्होंने सबमिट कर दिया था और 1 को सबमिट नहीं किया था। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ से ये जिस विषय पर ये थीसिस इन्होंने लिखी, जिस विषय पर इनको पीएचडी में एडमिशन मिला, ये पूरा का पूरा इस विषय के ऊपर जो मैटर था वो इनको मिलना था लंदन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनको ये मैटर मिला नहीं। तो ये यहाँ से न्यूयॉर्क से कहाँ चले गए, लंदन चले गए। और लंदन में आकर इन्होंने फिर क्या कर लिया, यहाँ पर एमएससी और डीएससी के अंदर भी क्या कर लिया, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, LES, लंदन या LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, LSE, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंदर इन्होंने क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया एमएससी के अंदर और डीएससी के अंदर। अब यहाँ से देखो ये क्या करेंगे कि 1916 में न्यूयॉर्क से लंदन तो आ गए। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया और एक समय ऐसा आया कि जब इनके पास में पैसे नहीं बचे और इनकी जो छात्रवृत्ति थी, जो उसकी जो समय अवधि थी वो पूरी हो रही थी, तो फिर इनको क्या करना पड़ा, मजबूरन क्या करना पड़ा, वापस से लंदन से कहाँ आना पड़ा, इनको भारत आना पड़ा। तो ये लंदन से कहाँ गए, भारत आ गए। अब जब ये यहाँ से गए थे बड़ौदा से कोलंबिया, तो जब ये छात्रवृत्ति लेकर गए थे तो ये सयाजी राव गायकवाड़ के साथ अनुबंध, कह सकते हो कि आप अनुबंध करके गए थे कि जब भी क्या होगा कि भीमराव अंबेडकर अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो भीमराव अंबेडकर को क्या करना पड़ेगा, बड़ौदा राज्य के अंदर आकर वापस से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ौदा राज्य में सेवाएं देनी पड़ेंगी। तो जब ये लंदन से वापस आते हैं अपने घर पे, फिर यहाँ से बड़ौदा से बुलावा आ जाता है कि आ जाओ साहब, कि आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट करके आ गए, तो अपने अनुबंध के हिसाब से आपको क्या करना है, अब बड़ौदा के अंदर आपको अपनी सेवाएं देनी है। तो चूंकि यहाँ से वो अनुबंध हो चुका था तो अंबेडकर साहब यहाँ से वापस कहाँ आते हैं, बड़ौदा आते हैं। और यहाँ पर इनको जो पोस्ट दी गई वो क्या दिया गया, सैनिक सचिव का इनको पद दिया गया, सैनिक सचिव का पद इन्हें दिया गया 1918 में। तो 1918 के अंदर इन्होंने क्या किया, बड़ौदा के सैनिक सचिव के रूप में कार्य किया। लेकिन इनके लिए जो राहें थी वो आसान नहीं होने वाली थी। इन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर ये जिक्र किया है कि जो बायोग्राफी कौन सी है इनका, क्या नाम है कि वेटिंग फॉर ए वीजा। इसको अच्छे से याद कर लेना, बार बार मैं नाम इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आपको वीडियो के अंदर ही याद हो जाए कि वेटिंग फॉर ए वीजा। इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर इन्होंने क्या वर्णन किया है कि बोले कि जैसे ही मैं यहाँ से बड़ौदा आया तो मैंने सोचा कि कल्पना की, ये भीमराव अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कल्पना की कि यहाँ पर उनको रेलवे स्टेशन पर कोई लेने आएगा, क्योंकि इतना बड़ा पद है जो एक प्रकार से कह सकते हो कि वर्तमान में जो सीनियर मोस्ट आईएएस होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, सेक्रेटरी बनाया जाता है, मुख्य सचिव बनाया जाता है। तो एक प्रकार से इतना बड़ा पद था, तो उनका मानना था कि यहाँ पर उनको कोई लेने आएगा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी उनको लेने नहीं आया। फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया और वो वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ जाने के बाद में उनके साथ में जो वहाँ का उनका जो पियोन था वो था सवर्ण जाति का पियोन था। तो उन्होंने बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर कि किस प्रकार से उनके साथ में वो पियोन जो था वो भी क्या करता था, एक प्रकार से दुर्व्यवहार करता था जाति को लेकर, कि जब भी वो पानी मंगवाते थे तो पानी नहीं लाके दिया जाता था, या फिर जब कोई फाइल्स वगैरह मंगवानी होती थी तो वो दूर से ही क्या कर देता, वहाँ से पटक देता था। इस प्रकार से उनका एक प्रकार से कह रहे हो कि वो अपमान हो रहा था। सोच के देखिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आ रहा है, एमए करके आ रहा है, वहाँ पर मतलब इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र के अंदर सारी उनको मतलब पारंगत है एक आदमी, और उसको आकर फिर से भारत के अंदर ऐसी बातों का फिर से सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए वास्तव में बहुत ही दुख की बातें थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जैसे तैसे अपने आप को समझाया। लेकिन वहाँ पर घटना क्या घटती है कि जब ये यहाँ पर क्या करने हैं, एक मकान लेना चाहते हैं, भाई नौकरी करने आए, इसका मतलब इनको रहना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये जिस मकान के लिए तलाश में जाते हैं आसपास, तो यहाँ पर इन्हें कोई मकान नहीं मिलता है।
एक पारसी धर्मशाला होती है, वहाँ पर जाकर इनको एक रूम मिलता है। लेकिन जब पारसी धर्मशाला का जो इंचार्ज होता है, जब उनको ये पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या है, महार जाति का है, तो वो भी कहते हैं कि आपने हमें जाति नहीं बताई। फिर उनकी अलग मजबूरियां होती हैं उन धर्मशाला वालों की, क्योंकि उनके पास वो जो धर्मशाला है वो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी रहती है, कोई वहाँ पर व्यक्ति आता नहीं है। तो उनको भी क्या चाहिए था, थोड़े आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, उनकी हालत कमज़ोर थे। इसलिए वो क्या कहते हैं अम्बेडकर साहब को कि आप है ना, आप एक पारसी नाम लिख दो इसके अंदर और आप एंट्री कर दो यहाँ पर, और आप है ना यहाँ रहने लग जाओ। लेकिन होता क्या, जैसे ही वो रहते तो शाम को क्या हो जाता है, कुछ पारसी नवयुवकों की भीड़ वहाँ पर आ जाती है उनके कमरे के बाहर, और वो कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, आप अछूत हो, आप यहाँ नहीं रह सकते हो। चूंकि तब तक अंबेडकर साहब का मानना था कि जो हिंदू धर्म में तो चलो ऐसी बातें, उनका ये मानना था कि हिंदू धर्म में तो ऐसी बातें हैं, लेकिन जो पारसी धर्म है, जो ईसाई धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, वहाँ पर ये जात पात वाली व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। तो अब वो धीरे धीरे एक अपना कथन देंगे, और जैसे जैसे उनके जीवन में जैसे जैसे घटनाएं होती जाएंगी, वैसे वैसे उस कथन को वो आगे बढ़ाते जाएंगे। कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति, यहाँ पर उनका कथन आता कि एक व्यक्ति अगर हिंदू धर्म में, अगर एक व्यक्ति हिंदू धर्म में पिछड़ा है, यानी कि दलित है, शोषित है, तो वह पारसी धर्म में भी क्या होगा, अछूत ही है। वह मुस्लिम धर्म में भी अछूत ही है। जैसे जैसे उनके अनुभव होते जाएंगे, वैसे वैसे वो अपने इस कथन को बढ़ाते जाएंगे कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में अछूत है, तो वो पारसी में भी क्या होगा, अछूत ही होगा। वो ईसाई धर्म में भी क्या होगा, अछूत ही होगा। और वो मुस्लिम धर्म में भी क्या होगा, अछूत ही होगा। ये उनके कुछ अनुभव थे, उनके जीवन से जुड़े हुए, ये उन्होंने बातें कही। अब देखिए, यहाँ से वो क्या कर देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, बड़ौदा से नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ने के बाद में वो वापस से कहाँ आते हैं, बॉम्बे आते हैं। और बॉम्बे के अंदर वो क्या करते हैं, 1918 में सिंडहेम कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में वो कार्य करते हैं। और प्रोफेसर के रूप में उनकी जो पहचान मिली, वो वास्तव में बहुत अच्छी पहचान बनी। विद्यार्थियों के अंदर उनकी अलग ही पहचान थी, विद्यार्थियों के साथ में उनके अच्छे संबंध थे। लेकिन यहाँ पर भी जो उनके साथ में जो आचार्य थे, उन्होंने इनके साथ में जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया। तो इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था कि एक व्यक्ति जो कोलंबिया से पीएचडी करके आ रहा है, अर्थशास्त्र से एमए करके आ रहा है, और उस व्यक्ति को वापस से भारत आने पर किस प्रकार से ट्रीट किया जा रहा है, ये चीज़ें अब सोच के देखिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज आपके साथ में ऐसा होता हो, तो आपका जीवन किस प्रकार से गुजरेगा। तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा सामना किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी जितनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से होकर निकलता है, वो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, निखर कर बाहर आता है। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, अगर इन आगे का जीवन की बात करें, 1918 के बाद में, इसके अलावा 1917 में छात्रवृत्ति होने पर ये लंदन से वापस आ गए थे। और रास्ते में देखिए क्या होता है कि ये जो जिस थीसिस पर काम कर रहे थे, वो जहाज, उसके अंदर वो जो थीसिस थी वो डूब जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है। अब ये था इनकी एजुकेशन के बारे में। अब देखिए, यहाँ से जब ये वापस से, अब इनका क्या होगा कि इनका मकसद था कि एमएससी और डीएससी करना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वहाँ पर ये फिर से वापस से 1920 में क्या हो गए, लंदन जाएंगे। और किसकी हेल्प से जाएंगे, कोल्हापुर के महाराज हैं साहूजी चतुर्थ, ये इनकी हेल्प करेंगे 1920 के अंदर। तो कोल्हापुर के महाराज साहूजी चतुर्थ की हेल्प से वापस से कहाँ जाएंगे, लंदन जाएंगे। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये क्या करेंगे, एमएससी और डीएससी करेंगे। अब देखिए, ये रहा आपका लंदन। ये देखिए, मैप बनाने की कोशिश की है मैंने। बाकी ये तो अगर आप, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का आपको बड़ा मैप दिख रहा है, बाकी अमेरिका का छोटा दिख रहा है, तो ये केवल आपको समझने के लिए बनाया गया। अब देखिए, ताकि चीज़ें आपको थोड़ा सा याद हो जाए, जब आप मैप्स को देखते हो ना, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब देखो, ये आपका इंग्लैंड, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। 1916 में जब ये यहाँ आए थे, तो 17 में ये एडमिशन लेकर वापस कहाँ चले गए थे, भारत में चले गए थे। पैसे की कमी थी, छात्रवृत्ति खत्म हो गई थी। 1920 में इनके जो साहूजी चतुर्थ है, वो इनकी हेल्प करते हैं, और ये वापस से कहाँ आते हैं, लंदन आते हैं। और फिर ये अपना क्या करते हैं, एमएससी और डीएससी कंप्लीट करते हैं। एमएससी में इन्होंने कौन सी थीसिस जमा करवाई,
प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया। 1921 में जब इन्होंने ये थीसिस जमा कराई तो इन्हें क्या अलॉट हुआ, यानी कि एमएससी इनकी इसी थीसिस के आधार पर इनकी एमएससी की डिग्री इन्हें मिली। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने किस विषय के ऊपर एमएससी की। तो देखिए यहाँ पर कई बार इन बुक्स का नाम भी है ना अलग अलग रूप में आता है। कई बार प्रोविंशियल इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया आ जाता है, कई बार डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया दे देगा आपको। ठीक है, तो आपको पूरा नाम याद रखना है इसका कि प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन इंडिया। और ये 1921 में इन्हें क्या हुआ, एमएससी मिला इसी थीसिस के ऊपर। बात करें डीएससी की, तो डीएससी इन्हें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसके आधार पर इन्हें क्या हुआ, डीएससी मिला, यानी कि डॉक्टर ऑफ साइंस इन्हें द प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर इन्हें मिला। ये हो गई इनकी एजुकेशन लंदन के अंदर। अब देखिए बात करें कि 1919 में एक बार जब ये भारत आए थे उस समय एक साउथ बोरो समिति थी। इस साउथ बोरो समिति का काम क्या था कि 1919 का अधिनियम बनाने वाली समिति ने भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया और भीमराव अंबेडकर ने दलितों हेतु आरक्षण और पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी। यानी कि बात करें कि एक 1919 का भारत अधिनियम बनाने वाली समिति थी। अब कल्पना कीजिए कि ये एक ऐसी समिति है जो भीमराव अंबेडकर की थीसिस लिए घूम रही है। इंग्लैंड से चलकर ये आ गए भारत के अंदर और वो घूम रहे हैं। तो लोगों को पता चला कि ये तो हमारे ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थीसिस है और इन्हीं के पढ़कर बनाकर आप क्या कर रहे हो, 1919 का अधिनियम बना रहे हो। तो इसी समय इन्होंने क्या किया, भीमराव अंबेडकर को अपने आमंत्रित किया और उनसे उनकी जो भी विचार थे वो लिए गए। अब जब ये समिति आई 1919 का अधिनियम बनाने वाली समिति आई, तो इनके सामने इन्होंने क्या कर दिया, दलितों के लिए आरक्षण और पृथक निर्वाचन की मांग इन्होंने रख दी। और 1920 में पुनः लंदन चले गए, एलएससी गए और एमएससी और डीएससी को इन्होंने पूरा किया। अब देखिए इसके बाद में देखिए यहाँ से क्या होगा। इसके अलावा उसके बाद में इन्होंने 1925 में भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी सबमिशन किया और 1927 में उन्हें अर्थशास्त्र में क्या हुआ, पीएचडी अवार्ड हुआ। देखिए जिस पीएचडी में इन्होंने एडमिशन लिया था, यहाँ से लेने के बाद में यहाँ आ गए थे। अब ये अधूरा काम पड़ा था, तो इस अधूरे काम को इन्होंने क्या किया, 1925 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी को क्या कर दिया, सबमिशन कर दिया और इन्हें अवार्ड कब हुआ, पीएचडी 1927 में अवार्ड हुआ अर्थशास्त्र के अंदर। अब देखिए बात करते हैं इनके द्वारा कौन कौन से लेखन कार्य किए गए और कौन कौन से इनके पत्र पत्रिकाएं थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी है, बाकी अगर देखने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी। कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं उन्हीं को लिखा है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए इनके पत्र कौन कौन से थे। पहले तो देखिए कि मूक नायक इन्होंने लिखा 1920 में कोल्हापुर के साहू जी चतुर्थ की हेल्प से, मूक नायक 1920 के अंदर। बहिष्कृत भारत 1927 में इन्होंने समाचार पत्र निकाला। और जब ये उसके बाद में 1929 के अंदर इन्होंने समता समाचार पत्र निकाला। और जब ये समता समाचार पत्र बंद हो गया तो उसको क्या किया, जनता के नाम से निकाला 1930 में। और ये जब जनता बंद हो गया तो उसे क्या किया, 1956 में प्रबुद्ध भारत के रूप में निकाला। अब लेखन की बात करें तो अब देखना याद कैसे करें। देखो वैसे तो इसके अंदर यहाँ पर आपको ऐसी बुक्स हैं कि आपको ये अगर पता है कि भीमराव अंबेडकर साहब ने कौन कौन से कार्य किए अपने जीवन के अंदर, तो सबसे बड़ा जो उनका जो प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कार्य क्या आता है, दलितों के उत्थान का कार्य आता है। तो जो अस्पृश्यता की बात होगी, अस्पृश्यों की बात होगी, दलित की बात होगी, तो उनकी किताबों में भी ऐसे नामों की झलक आपको देखने को मिलेगी। पत्रों की बात करें तो देखो कैसे याद करें कि मूक भारत में समता कब आएगी, जब जनता प्रबुद्ध बनेगी। इसको ऐसे याद कर लो कि मूक भारत में समता कब आएगी, जब जनता प्रबुद्ध बनेगी। मूक भारत में, अब बोलो एक बार फिर से दोहराओ इसको कि मूक भारत में समता कब आएगी, जब जनता प्रबुद्ध बनेगी। मूक भारत में समता कब आएगी, जब जनता प्रबुद्ध बनेगी। तो ये तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मूक से मतलब मूक नायक, भारत का मतलब बहिष्कृत भारत, फिर समता, जनता और प्रबुद्ध भारत, इनके समाचार पत्र। लेखन कार्य में देखो इनके द्वारा कास्ट्स इन इंडिया लिखी गई। इसके अलावा द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द बुद्धा एंड हिज धम्म, यानी बुद्ध और उनका धम्म। ये बुक उन्होंने ऐसे समय में लिखी जब वो धर्म परिवर्तन की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने जब ये ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये बुक लिख रहा हूँ और ये बुक जैसे ही कंप्लीट होगी इसके बाद में मैं क्या कर लूँगा, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा। तो द बुद्धा एंड हिज धम्मा इन्होंने 1956 के अंदर लिखी और 1957 में ये छपी थी। हु वर शूद्राज, कि शूद्र कौन थे,
ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वेटिंग फॉर ए वीजा, इसकी बार बार मैंने बात की है कि इन्होंने जो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इसके अंदर बहुत सी बातें इन्होंने लिखी। नेक्स्ट है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जब मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में पाकिस्तान की मांग की जाती है, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की जाती है, तो इसी के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, एक बुक लिखी कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का उन्मूलन, रानाडे, गांधी एंड जिन्ना। इसके अलावा द अनटचेबल्स यानी कि अस्पृश्य जातियां। नेक्स्ट है द फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म, रिडल्स इन हिंदुइज्म, गांधी एंड हिज गांधीज्म। और इसके अलावा नेक्स्ट है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। ये जो उन्होंने डीएससी, इनको जब अवार्ड हुआ था 1927 में, डॉक्टर ऑफ साइंस, वो इसी थीसिस के आधार पर इनको डीएससी प्राप्त हुआ था। वहाँ पर केवल देखिए मैंने एक नाम लिखा था, केवल इतना ही। ये कई बार इतना नाम भी आता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, या फिर इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये इसका पूरा नाम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से याद रखना है कि डीएससी भी इनको इसी के ऊपर अवार्ड हुआ था, और ये बुक का पूरा नाम याद रखना है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। अब याद कैसे करें, देखो इसको, कि उनके जब प्रॉब्लम थी ना, किसकी प्रॉब्लम थी, अंबेडकर साहब को, BRA साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को जब रूपी की प्रॉब्लम थी तो उनको क्या आना पड़ा था, वापस आना पड़ा था। इतना याद कर लो कि जब उनको रूपी की प्रॉब्लम थी ना तो उनको वापस आना पड़ा था। तो वापस आना पड़ा था, कहाँ से वो वापस आए थे, तो लंदन से आए थे। फिर आपको ये याद रखना है कि इन्हें कौन सी डिग्री मिली थी इसके बाद में, डीएससी की डिग्री मिली थी इस बुक के बाद में, इस थीसिस के बाद में। नेक्स्ट है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू अनटचेबल्स, यानी कि गांधी जी और कांग्रेस ने अस्पृश्यों के लिए क्या किया। नेक्स्ट है गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, और द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इनकी क्या है, अंतिम पुस्तक है। द बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, यानी इन्होंने अपने सबसे जो लास्ट पुस्तक थी वो किस पर लिखी, बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर लिखी। अब देखिए दलितों के लिए इन्होंने किस प्रकार से काम किया। तो दलितों के लिए देखिए, अब यहाँ से देखो कि अनेक संस्थाओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया दलितों के लिए, कि भीमराव अंबेडकर ने निम्न संगठन की स्थापना की। कौन कौन से संगठन है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आपके संगठन से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना अच्छे से रहती है। तो देखिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा कि 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में समाज समता संघ या समता सैनिक दल ये बनाया, और इसी का जो पत्र था वो कौन सा था, पीछे आपने समाचार पत्र पढ़ा है, समता, वो इसी संस्था के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद में 1928 में डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया। 1930 में दमित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन किया गया या स्थापना की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्लास 10th के अंदर भी ये दिया गया है। 1930 वाला जो है दमित वर्ग एसोसिएशन या डिप्रेस्ड क्लास, देखो डिप्रेस्ड का मतलब क्या, दमित, क्लास का मतलब क्या, वर्ग, और एसोसिएशन, तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। 1936 में इन्होंने, जब 1937 में प्रांतों में चुनाव होने वाले थे, तो चुनाव से पहले इन्होंने सोचा कि अपना उद्धार या दलितों का उद्धार जब तक नहीं हो सकता, जब तक अपन चुनाव में भाग नहीं लेंगे, तो इन्होंने 1937 के चुनाव में भाग लेने के लिए 1936 में क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी यानी कि ILP का गठन इनके द्वारा किया गया। और 1942 में इसी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का विस्तार करके क्या कर दिया गया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यानी कि AISCF की स्थापना की गई, जिसे बाद में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बना दिया गया अंबेडकर साहब की मृत्यु के बाद में। 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, और 1955 में इनके द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा का गठन या स्थापना की गई। 1945 में जो इन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था, इस पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत इन्होंने बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की 1946 में, और औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना की 1951 में। यानी कि आप देखोगे कि इतनी सारी संस्था इनके द्वारा बनाई गई है। यानी एक व्यक्ति जिसका जीवन काल इतना बड़ा नहीं है, सोच के देखिए आप, और जो हर क्षेत्र में लोगों से क्या है, एक प्रकार से हीन भावना का शिकार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो कहीं पर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और संगठन पर संगठन बनाया जा रहा है। और उसके जीवन का एकमात्र इस समय जो लक्ष्य था वो था कि कुछ भी हो दलितों का उत्थान करना है।
कहते हैं कि जब ये अमेरिका गए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ पर किसी ने इनसे पूछ लिया था कि भाई और जो आपके साथी हैं ना, वो तो क्या करते हैं, पढ़ते भी है लेकिन उसके अलावा मौज मस्ती भी करते हैं, बाहर घूमते भी हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? तो इन्होंने जवाब दिया कि देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ, पहली बात तो यह कि मैं जिस परिवार से आता हूँ उसमें क्रम के अंदर मैं 14th बच्चा हूँ, मेरे से पहले 13 और हैं, और जिन्होंने चौथी क्लास से ऊपर पढ़ाई नहीं की, एक मैं ही मेरे परिवार में एक ऐसा बच्चा हूँ जो यहाँ तक पढ़ा हूँ। दूसरी बात इन्होंने की कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ, वो समाज, वो वर्ग पढ़ने की, तो आप कोलंबिया आने की तो बात छोड़ो, आप वो पढ़ाई के नाम पर वो किसी दूसरे गांव के अंदर भी नहीं जा सकते। तो मैं एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरा जो लक्ष्य है यहाँ पर मौज मस्ती करने का नहीं है, मेरा जो लक्ष्य है कि मैं किस प्रकार से यहाँ पर जो टाइम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करूँ, और मैं वापस से जाकर मैं अपने लोगों का किस प्रकार से मैं उत्थान करूँ। तो इस प्रकार के उनके विचार थे। तो इसी पूरे की पूरे, मतलब आप देखोगे कि जो 1920 से लेकर के आप 1935 तक, तो इन्होंने एकदम दलित वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए, उत्थान के लिए, चाहे वो मंदिर सत्याग्रह हो, चाहे वो तालाब सत्याग्रह हो, एक प्रकार से अनेक संस्थाओं का निर्माण इनके द्वारा किया गया। अब देखिए, इसके अलावा अगर बात करें, जो 1936 में जिसका विस्तार करके इन्होंने AISCF बनाया था, इसी AICF के तहत ये क्या होते हैं, इनका मुख्यालय तो रखते हैं नागपुर के अंदर, और इसी AISCF की तरफ से ये 1942 से लेकर के 46 तक वायसराय की परिषद में श्रम सदस्य बने थे। यानी कि एक प्रकार से ये श्रम मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था वायसराय की परिषद के अंदर AISCF की तरफ से। अब देखिए, जो इनके द्वारा 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था, उसके तहत इन्होंने कौन कौन से काम किए। तो इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो मोटो था वो क्या था, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, उत्तेजित रहो, आंदोलित रहो और संगठित रहो। ये एक प्रकार से दलितों को इन्होंने मैसेज दिया था कि आप एजुकेट हो, एजिटेट बनो, ऑर्गेनाइज बनो। अब इसका जो गठन है, यानी कि जो स्थापना हो जुलाई 1924 में मुंबई में की गई, और अध्यक्ष बनाया गया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा का अध्यक्ष बनाया गया चिमन लाल सीतलवाड़ को, और ये खुद क्या बने, प्रबंध समिति के चेयर बने भीमराव अंबेडकर। मुख्य काम क्या था इस संस्था का, कि दलितों के उत्थान हेतु कार्य करना था, चाहे वो इनका आप कह सकते हो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक उत्थान हो, तो दलितों के उत्थान के हेतु ये संस्था कार्य कर रही थी। 1927 में इस संस्था के द्वारा बहिष्कृत भारत पत्र निकाला गया। इसके अलावा इन्होंने महार वतन समाप्ति की मांग की, महाड़ में चापदार तालाब सत्याग्रह चलाया। देखो, होता क्या था कि अछूतों को क्या किया जाता था, तालाब से पानी भरने की भी अनुमति नहीं होती थी, तो इसके लिए भी इनके द्वारा क्या किया गया, तालाब सत्याग्रह चलाया गया। इन्होंने बहुत सारे मंदिर सत्याग्रह किए 1927, 28, 29, 30 के आसपास, जिसमें अमरावती में अंबा देवी प्रवेश सत्याग्रह, बम्बई में गणपति प्रवेश सत्याग्रह, ठाकुर द्वारा मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, पूना में पार्वती मंदिर प्रवेश सत्याग्रह, और नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। यानी कि जहाँ तक इन्होंने समूह होश का दलितों के उत्थान के लिए क्या कर रहे हैं, हर क्षेत्र में ये प्रयास कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अब देखिए, इनका क्या मानना था कि जो मनुस्मृति है ना, वो मनुस्मृति क्या करती है कि उसके अंदर जो ये व्यवस्था थी, देखिए अपने सबसे पहले हिंदू धर्म में जो मनुस्मृति है ना, वो ही बताता है कि जो वर्ण होते हैं उनकी व्याख्या मनुस्मृति के अंदर की जाती है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चतुर वर्ण थे, इनका जो पूरा वर्णन है वो किसके अंदर है, मनुस्मृति के अंदर है। तो ये मनुस्मृति को एक प्रकार से मनुस्मृति के खिलाफ थे। तो इन्होंने क्या किया, एक समाज के अंदर संदेश देने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक सार्वजनिक सभा के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को इन्होंने जलाया, यानी कि उसका दहन करके मनुस्मृति दहन दिवस मनाया। और जब इन्होंने ये मनुस्मृति दहन दिवस मनाया, तो गांधी जी ने एक बात कही। तो गांधी जी ने क्या कहा कि भीमराव अंबेडकर को हिंदू धर्म के लिए चुनौती बताया। जब इन्होंने ये मनुस्मृति जलाई तो उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो क्या करेंगे, हिंदू धर्म को चुनौती देने वाले। इसके अलावा इन्होंने 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव की यात्रा की। ये यात्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 1818 के अंदर एक तरफ तो मराठा सैनिक थे और एक तरफ ब्रिटिश आर्मी, और उस आर्मी के अंदर कौन थे, महार जाति के लोग, यानी अंबेडकर साहब की जाति के लोग। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और यहाँ पर कई महार जाति के लोगों ने अपने प्राणों को गंवाया था। तो ये एक यात्रा करके, जो कोरेगांव की यात्रा थी गांव की, ये यात्रा करके ये दर्शाना चाहते थे कि जो भी इस समय शहीद हुए थे
उनका इन्होंने क्या किया, स्मारक लगाया, वहाँ पर उनके नामों को लिखा गया। तो इस प्रकार के कार्य इनके द्वारा किए गए। ये था बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अंडर में इन्होंने क्या किया। अब देखिए बात करें 1926 से लेकर के 34 तक ये क्या रहे थे, बंबई विधान परिषद के सदस्य भी रहे थे। ये फैक्ट आपको अलग से पूछा जा सकता है कि भाई गलत कथन में पूछ सकते हैं आपको, निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए, या अंबेडकर के जीवन के बारे में आपको 4 कथन दे देंगे तो सही गलत आपसे पूछेंगे। तो 26 से लेकर के 34 तक ये क्या बने, बंबई विधान परिषद के सदस्य भी रहे। अब देखिए सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट आता है और गांधी जी के साथ में इनके जो मतभेद होते हैं वो किस बात को लेकर होते हैं, उसको अच्छे से समझिए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए साइमन कमीशन क्या था, तो पिछले वीडियोज के अंदर भी मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन क्या था, कि 1919 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में यह तय हुआ कि 10 वर्ष बाद में क्या होगा, कि 10 वर्ष बाद में एक कमीशन की नियुक्ति की जाएगी, एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जिसका कार्य क्या होगा कि 1919 का अधिनियम कहाँ तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति इन्होंने की है, कि 1919 के अधिनियम ने जब लागू किया गया, इसको 1919 का अधिनियम 1921 में लागू किया गया था, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का, कि 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान है जो भारत के अंदर लागू किए हैं वो कहाँ तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति इनके द्वारा की गई है, किस प्रकार से संवैधानिक विकास भारत में हो रहा है, उस चीज को इनको क्या करना था, एक प्रकार से जांच करनी थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 के अंदर होती है लंदन में। साइमन कमीशन की नियुक्ति लंदन के अंदर होती है और 3 फरवरी के आसपास वो कहाँ पहुंचता है, भारत में मुंबई पहुंचता है। 3 फरवरी 1928 को आपको याद रखना कि फरवरी 1928 में वो कहाँ पहुंचता है, भारत के अंदर पहुंचता है। जैसे ही भारत में आता है साइमन कमीशन, तो देखिए साइमन कमीशन में बताया था आपको कि 7 सदस्य थे, सातों के सातों कैसे थे, श्वेत थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। सॉरी। और बात करें कि जॉन साइमन जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा गया, साइमन कमीशन कहा गया। अब जैसे ये साइमन कमीशन भारत में आता है तो भारतवासी क्या करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप भारत में संवैधानिक जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी जांच करने आ रहे हो आप, और भारत के सदस्य उसके अंदर है नहीं, तो लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और ये सातों के सातों सदस्य जो रखने का, जो अंग्रेज रखने का जो एक प्रकार से कह सकते हो जो सुझाव था, वो किसके द्वारा दिया गया था, भारत के उस समय वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। उन्होंने ब्रिटिश पीएम को ये सुझाव दिया कि आप कमीशन जो भेज रहे हो वो क्या भेजो, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, श्वेत आदमी होने चाहिए, यानी कि अंग्रेज ही आदमी होने चाहिए। और ये सारे के सारे जो सातों अंग्रेज थे ना, ये क्या थे वहाँ पर, आप कह सकते ये सांसद थे वहाँ पे, ठीक है ना। जिस प्रकार से अपने यहाँ पे सांसद होते हैं ना एमपी, तो ये भी क्या थे, वहाँ पर संसद के सदस्य थे सातों के सातों। अब इसका विरोध हुआ, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, इस साइमन कमीशन का समर्थन किया। और इसका समर्थन करने के साथ साथ में इसके अलावा भी इन्होंने क्या किया कि इनका जो कार्य थे इनमें भीमराव अंबेडकर ने सहयोग किया। अब देखिए जब साइमन कमीशन आया ना भारत में, तो भीमराव अंबेडकर ने क्या कर दिया, वही मांग कर दी जो 1919 के अधिनियम में जब बोरो जो साउथ बोरो समिति थी उस समय की थी, वही मांग इन्होंने कर दी कि दलितों के लिए क्या चाहिए, हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। अब इस चीज को आप समझिए यहाँ पर कि पृथक निर्वाचक मंडल है क्या चीज। सामान्य भाषा में अगर बात करें तो पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब होता है, मान लीजिए कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तो क्या व्यवस्था होगी, तो क्या व्यवस्था होगी कि जहां से मान लीजिए कहीं से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो दलित ही तो क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, यानी कि वोट लेने के लिए कौन खड़ा होगा, दलित ही तो चुनाव लड़ेगा, और दलित ही क्या करेगा, वोट देगा। तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का मतलब हो गया कि वहां से दलित ही तो चुनाव लड़ रहा है और दलित ही क्या कर रहा है, वोट डाल रहा है। इस चीज की मांग अंबेडकर साहब के द्वारा की गई। और इनका क्योंकि इनका मानना था कि जब तक हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, जब तक हम चुनकर विधानसभाओं में नहीं पहुंचेंगे, अपनी बात को पुरजोर तरीके से नहीं रखेंगे, तो अपना उत्थान नहीं होने वाला है। तो इसलिए इन्होंने ये मांग रखी।
अब ये जो साइमन कमीशन आया था ना लंदन से भारत में, तो इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर लंदन में क्या होने वाला था, गोलमेज सम्मेलन होने वाला था लंदन के अंदर, कि भाई साइमन कमीशन जो भी रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के आधार पर लंदन में क्या होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा। गोलमेज सम्मेलन का बेसिक मतलब, सम्मेलन का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो भी पार्टियां हैं, जो पार्टियों के लोग हैं, उनको उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा और भारतीय संवैधानिक विकास के ऊपर चर्चा होगी। अब देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के अंदर पहला होता है, 1931 में दूसरा और 32 में तीसरा। 30, 31, 32 में आरटीसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया, लेकिन आपको यह भी बताया था पीछे कि 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभी अपने को नेहरू जी भी पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन भी पढ़ना है। ये चीज़ें अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी स्थायी हो जाएंगी कि 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, लाहौर में हुआ। क्या क्या बातें तय हुई थी वहाँ पर, कि कांग्रेस जो है उसको क्या चाहिए, अभी हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज की उन्होंने मांग की थी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और अगर पूर्ण स्वराज हमें नहीं मिलेगा 1 वर्ष के भीतर भीतर, तो हम क्या कर देंगे, कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया जाएगा। और कांग्रेस क्या नहीं करेगी, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, कि कांग्रेस जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी। ये कुछ बातें थी वो तय की गई। इसके अलावा एक मुख्य बात क्या तय की गई थी कि 26 जनवरी 1930 को क्या होगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 1930 को। इसलिए लाहौर का अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तो तय कर लिया कि कांग्रेस क्या नहीं करेगी, गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, लेकिन अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। फिर क्या होता है कि जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो अंग्रेजों ने सोचा और अंग्रेजों को दिमाग लगाया कि कांग्रेस क्या है, भारत के अंदर एक बहुत बड़ी संस्था है जो बहुत ज़्यादा लोगों, सबसे ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व तो कांग्रेस के द्वारा ही किया जा रहा है। तो अगर ये कांग्रेस ही इस सम्मेलन में नहीं आएगी तो इसका कोई गोलमेज सम्मेलन के कोई मायने नहीं रह जाते। तो फिर इरविन और गांधी जी के बीच में 5 मार्च 1931 को क्या होता है, 5 मार्च 1931 को क्या होता है, गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता होता है और इस समझौते में क्या तय होता है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे और वो गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेंगे। इसके अलावा गांधी जी और भारतीयों को क्या मिलेगा, तो जो तटीय इलाके थे, समुद्र तटीय इलाके थे, उसके आसपास के लोगों को नमक बनाने की थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई, छूट मिल गई। इसके अलावा जो राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई कर दी गई। आपने देखा था पीछे भी जो नेताओं को पढ़ा था वहाँ पर, जैसे सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ा, वहाँ पर भी आपने देखा कि ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसके बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। तो राजनीतिक कैदियों को गांधी इरविन समझौते के बाद में छोड़ा गया। और ये समझौता होने के बाद में गांधी जी क्या करने जाते हैं कि लंदन के अंदर जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। वो कहाँ जाते हैं, लंदन जाते हैं। अब यहाँ जाने के बाद में देखिए क्या होता है कि गांधी जी और अंबेडकर दोनों के बीच में एक मतभेद हो जाता है, गांधी वर्सेस BRA, यानी कि गांधी वर्सेस भीमराव अंबेडकर। और किस बात को लेकर, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात को लेकर, कि दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं अंबेडकर साहब बार बार, इस बात को लेकर गांधी जी और अंबेडकर में क्या हो जाता है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। और गांधी जी क्या हो जाते हैं, वापस वहां से चले आते हैं। और आप यहां देखोगे कि दोनों एक ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों जो अपनी अपनी जगह सही थे। दोनों, अंबेडकर साहब भी सही है क्योंकि उनका मानना है कि जब तक हमें जो निर्वाचन की प्रणाली नहीं मिलेगी, पृथक निर्वाचन, तब तक हमारा कोई राजनीतिक जो मंशाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी और हम अपना जो प्रतिनिधित्व नहीं दर्शा पाएंगे, तो हम अपना उत्थान भी नहीं कर पाएंगे। तो इनका तो ये मानना था। और गांधी जी की क्या सोच थी, देखिए गांधी जी यहाँ पर आप सोचोगे कि गांधी जी ने बहुत दूर तक की बात सोची यहाँ पर, कि इतने दूर, मतलब दूरदृष्टि व्यक्ति थे गांधी जी। उन्होंने क्या सोचा कि मान लीजिए अगर दलितों को क्या हो जाता है, दलितों को अंग्रेज क्या कर देते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल वाली जो प्रणाली है इसको दे देते हैं, तो दलित वर्ग क्या होगा, एक हमेशा से दलित वर्ग क्या हो जाएंगे, हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। ये फिर कभी भी लौट कर वापस से क्या नहीं आ सकेंगे, हिंदू धर्म में नहीं आ सकेंगे, और ये हमेशा से ही क्या कहलाएंगे, फिर ये दलित ही कहलाएंगे।
तो गांधी जी का मानना था कि अगर ये प्रणाली इनको दे दी तो जो अंग्रेज है वो अपनी फूट डालोगी, जो राज करो वाली नीति है उसमें कामयाब हो जाएंगे, और एक हिंदू धर्म का एक ऐसा तबका जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा। तो ये सोच करके गांधी जी क्या कर रहे थे, अंबेडकर साहब की बात का विरोध कर रहे थे। अब होता क्या है वहाँ पर कि भाई इनमें बात नहीं बनी तो गांधी जी वापस आ जाते हैं। जैसे ये वापस आते हैं तो यहाँ पर भारत के नज़ारे बदले बदले पाते हैं। किस प्रकार से कि जब ये यहाँ आते हैं तो कांग्रेस के मुख्य नेताओं को है ना यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी जब आते हैं यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की बात करते हैं। तो 28 दिसंबर को गांधी जी भारत पहुंचते हैं, 28 दिसंबर 1931 को। गांधी जी के आने से पहले जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए 28 तारीख से लेकर के जो ये 4 जनवरी है, इन दिनों के बीच में जो 5-7 दिन है, इनके बीच में गांधी जी ने बहुत बार वायसराय से मिलना चाहा, वायसराय से मिलना चाहा, और इस समय वायसराय बदल गए थे। इससे पहले वायसराय कौन थे, इरविन थे, लेकिन अब कौन बन गया है, विलिंगटन भारत का वायसराय बन गया है। और ये विलिंगटन एक ऐसा आदमी है जिसने क्या कहा था, इस जो गोलमेज सम्मेलन इसके बाद में एक कोटेशन दिया था इन्होंने, विलिंगटन ने एक कोटेशन दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि अगर गांधी जी नहीं होते, गांधी जी इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत होती। ये विलिंगटन का कथन है, क्योंकि विलिंगटन मानता था कि गांधी जी अच्छे चतुर राजनीतिज्ञ हैं और ये बात मान लेंगे, गोलमेज सम्मेलन में जाकर ये बात मान लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी गांधी जी के द्वारा वो बात नहीं मानी जाती है ना। तब ये कथन देता है कि कहता है कि अगर गांधी नहीं होते तो ये दुनिया क्या होती, बहुत खूबसूरत होती, दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। कथन किसका है, विलिंगटन का कथन है, विलिंगटन। और यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके कि इरविन के बाद में वायसराय कौन बना था, तो विलिंगटन वायसराय बना था। अब देखिए गांधी जी प्रयास करते हैं बार बार, है बार बार, आप ये मानो कि व्हाट्सएप पर मैसेज डाल रहे हैं विलिंगटन के कि साहब मेरे को आपसे मिलना है, बार बार कह रहे हो कि मेरे को मिलना है। और बेचारा ये विलिंगटन क्या कर रहा है भाई, व्हाट्सएप वो खोल के देख ही नहीं रहा है, सीधे इनके मैसेज को क्या कर देता है, अलग निकाल देता है, स्क्रॉल कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि विलिंगटन उनसे मिलना नहीं चाहता था गांधी जी से। और अंत में क्या हुआ, फिर 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। तो एक घटना तो इस प्रकार से घटती है। दूसरी घटना क्या घटती है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। उसके बाद में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड या जिसे सांप्रदायिक पंचांट या सांप्रदायिक पुरस्कार कहा जाता है, उसकी घोषणा की जाती है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। यहां से प्रश्न बनने का, एक तो डेट का प्रश्न बनेगा कि कब जारी किया गया, तो 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा जारी किया गया, मैकडोनाल्ड के द्वारा, या इसे क्या कहा जाता है, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांट कहा जाता है। अब ये था क्या, तो जो भीमराव अंबेडकर साहब बार बार जो डिमांड कर रहे थे ना कि दलितों के लिए क्या होना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए, उनकी बात को यहाँ पर मान लिया गया था इस कम्युनल अवार्ड के तहत। तो दलितों को हिंदुओं से अलग मानते हुए दलितों की पृथक निर्वाचन मंडल की बात मान ली गई, और ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी उनके अंदर दलितों के लिए 71 सीटें रिजर्व की गई, और केंद्रीय विधानसभाएं जो थी वहां पर 19 सीटें रिजर्व की गई। यानी एक प्रकार से अंग्रेजों ने अपना पासा फेंक दिया, और जिसके तहत फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई कि एक यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि हम दलितों को 71 सीट रिजर्व कर रहे हैं और 19 सीटें केंद्र के अंदर रिजर्व कर रहे हैं, और पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात इन्होंने कह दी। अब भाई जैसे ही गांधी जी को पता चला, उधर वो तो जेल के अंदर है, अब जैसे ही गांधी जी को पता चला कि ये जो सांप्रदायिक पंचांट के बारे में पता चला, तो गांधी जी को बहुत गहरा धक्का लगा, और उन्होंने क्या कर दिया, 20 सितंबर को गांधी जी ने वहीं जेल में क्या करना शुरू कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन इनके द्वारा जब घोषणा की गई गांधी जी के द्वारा, तब हुआ क्या कि जो कांग्रेस के अन्य लीडर थे उनको ये भय रहा कि क्या पता गांधी जी की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ अनहोनी घटना न घट जाए, इसलिए उन्होंने गांधी जी को आमरण अनशन तोड़वाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास ये था कि उन्होंने भीमराव अंबेडकर पर यह दबाव बनाया कि आप हमारे साथ चलिए और आप क्या कीजिए, गांधी जी के साथ में वार्तालाप कीजिए, समझौता कीजिए, और वहाँ पर गांधी जी को क्या किया जाए, आमरण अनशन तोड़वाया जाए। तो
ऐसा करके क्या हुआ, यहाँ पर इनके द्वारा पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इस पूना पैक्ट में जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो एक तो एम आर जयकर, मदन मोहन मालवीय, एम मदन मोहन मालवीय। इसके अलावा बात करें, एक आएगा नाम ठक्कर बप्पा। ये जो पूना पैक्ट था इसका जो प्रारूप था वो इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था, ठक्कर बप्पा के द्वारा। इन व्यक्तियों की अहम भूमिका रहती है गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता कराने के अंदर। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया, चूंकि ये पूना के अंदर हो रहा है, पुणे में हो रहा है, तो इसे नाम दिया गया पूना पैक्ट। तारीख थी 24 सितंबर 1932। सवर्णों की तरफ से जो उच्च जातियां थी उनकी तरफ से साइन करने वाले थे मदन मोहन मालवीय, और दलितों की ओर से किसने साइन किया, भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी ने इसके ऊपर साइन नहीं किया। चूंकि ये जो पैक्ट है ये तभी लागू होगा जब क्या होगा, ब्रिटिश सरकार इसको क्या कर दे, अनुमति दे दे। तो 26 सितंबर 1932 को इसके द्वारा क्या कर दिया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पूना पैक्ट को जो है वो परमिशन दे दी गई। अब बेसिकली अगर सोच के देखो ना कि ये पूना पैक्ट हो क्यों रहा है, कि क्या जरूरत पड़ी है। जैसे ही अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की तो उन्होंने क्या कह दिया, भारत के अंदर ऐलान कर दिया कि या तो आप है ना आपस में कुछ समझौता कर लो, या फिर हम क्या कर देंगे, जल्दी इस जो सांप्रदायिक पंचांग है, कम्युनल अवार्ड है, उसको लागू कर देंगे। तो चूंकि गांधी जी अलग राय रखते हैं, अंबेडकर अलग राय रखते हैं, तो अंग्रेजों को उन्होंने कह दिया कि या तो आप है ना इस बात को आप किसी एक बात पर सहमत हो जाओ, वरना हम क्या कर देंगे, ये जो कम्युनल अवार्ड है लागू कर देंगे। और इसी को लेकर फिर इनके बीच में ये क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि पूना पैक्ट क्या था। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में कि पूना पैक्ट क्या है और किन किन के बीच में हुआ था। अब बात करें आगे, इसके अलावा देखिए गांधी जी अंबेडकर के बीच में वह सारी बातें अपन ने कर ली कि प्रारूप ठक्कर बप्पा ने तैयार किया, गांधी जी ने इसमें साइन नहीं किए, और 26 सितंबर को कांग्रेस ने, मतलब जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, इसके द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। अब बात करें कि इस पूना पैक्ट में था क्या ऐसा कि गांधी जी ने भी स्वीकार कर लिया और भीमराव अंबेडकर ने भी स्वीकार कर लिया। तो देखिए, दलितों के लिए प्रांतों में 148 सीटें निर्धारित की गई इस पूना पैक्ट में, कि जब भी चुनाव होंगे ना प्रांतों में तो दलितों को कितनी सीटें आरक्षित होंगी, 148। और केंद्र में जब चुनाव होंगे तो उनको क्या होगा, 18% सीटों पर उनको आरक्षण दिया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो कम्युनल अवार्ड था उस कम्युनल अवार्ड में क्या बताया गया था, कि कम्युनल अवार्ड में क्या तय किया गया था कि 71 सीटें तो क्या की गई थी, प्रांतों में निर्धारित की गई थी, और 19 सीटें केंद्र में निर्धारित की गई थी। इस समय गांधी जी नहीं माने थे भाई, 71 सीट जब तय हुई और 19 सीट तय हुई तब गांधी जी ने मना कर दिया था। लेकिन यहाँ पर प्रणाली कौन सी थी, पृथक निर्वाचक मंडल वाली प्रणाली थी। लेकिन 71 की बजाय गांधी जी ने कितनी कर दी, 148 कर दी, कि भाई प्रांतों में 71 की बजाय आपके पास कितने सीट आरक्षित होंगी, 148 सीट आरक्षित होंगी। और 19 सीटों की बजाय 18% सीटें दे दी। 18% का मतलब है कि इस समय केंद्र के अंदर 250 सीटें थी, तो 250 का 18% निकालते हो तो 45 आता है, यानी कि केंद्र में 45 सीटें निर्धारित कर दी। इसका मतलब गांधी जी ज़्यादा सीटों पर एग्री हो रहे हैं, ज़्यादा सीटों पर सहमत हो रहे हैं। और इसकी वजह एक ही थी कि जो पृथक निर्वाचन था ना, उसको क्या करना था, गांधी जी को समाप्त करना था। उनका ये मानना था कि अगर पृथक निर्वाचन लागू रहा तो एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से हिंदू धर्म से अलग हो जाएगा। तो इन्होंने सीटों की संख्या बढ़ा दी कि ये प्रांतों में 148 सीटें और केंद्र के अंदर 18% सीटों की बात कही गई। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा कि दलितों के पृथक निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था थी, यानी कि जो सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था थी, वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, जो पूना पैक्ट था वो तैयार किया। इसके अलावा देखिए एक बात करें, एक फैक्ट और है आपका कि डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी के तहत 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस, जो कांग्रेस विरोधी संस्था थी, इसकी स्थापना की गई और इसका पहला अधिवेशन 1930 में नागपुर में हुआ। अब बात करें 1935 में। अब देखिए इनके जीवन की आप कह सकते हो कि भीमराव अंबेडकर के जीवन की सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कि 1935 में नासिक के येवला में एक सम्मेलन हो रहा था और वहां पर इन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की। भीमराव अंबेडकर ने क्या घोषणा की, इन्होंने क्या कहा, भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा
कि हालांकि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यानी कि इन्होंने एक प्रकार से ये ऐलान कर दिया कि मैं किसी दूसरे धर्म को अभी क्या करना हूँ, अपनाने वाला हूँ। इन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि कहाँ से इन्होंने घोषणा की, नासिक से, या नासिक के पास में येवला में जो एक सभा थी, सम्मेलन था, वहाँ पर इन्होंने घोषणा की। इसके अलावा बात करेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकारें बनी थी। कि जब 1937 के अंदर क्या हुआ था, जो चुनाव हुए थे प्रांतों में, वहाँ पर कांग्रेस की 8 प्रांतों में सरकार बनी। कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए, 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनी। अब इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में इन सरकारों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो 22 दिसंबर 1939 को अंबेडकर ने तो इसे धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया, और मुस्लिम लीग ने इसे क्या बनाया, मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। यानी कि इनका मानना था कि मतलब धन्यवाद दिया कि ठीक हुआ कि आपने मंत्रिमंडल से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अब बात करें संविधान सभा और भीमराव अंबेडकर। देखिए, अब संविधान सभा के लिए देखिए कि इन्होंने पहला चुनाव मुंबई से लड़ा, लेकिन वहाँ से ये हार गए। इसके बाद में दोबारा चुनाव इन्होंने बंगाल के जयसुरुलाना सीट से लड़ा, और वहाँ से क्या हो गए, जीत गए। अब देखिए, कहा जाता है कि इस समय जब ये चुनाव लड़े थे पहला मुंबई से, तो जो विभिन्न जो लोग थे तो इनको हराने में लग गए थे। जो बड़े बड़े नेता थे ना उस समय के, चाहे वो कांग्रेस के हो या अन्य पार्टियों के हो, तो उनका एक ही फोकस हो गया था कि हमें किसी भी रूप से ना, कि अंबेडकर साहब को क्या नहीं करना है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है, संविधान सभा, उसके अंदर नहीं आने देना है। इसका मतलब था कि उनको चुनाव हराना है, और वो इस बात के अंदर वो कामयाब भी हो गए कि मुंबई से अंबेडकर साहब क्या हो गए, चुनाव हार गए। फिर ये दूसरा चुनाव लड़ते हैं बंगाल से। देखिए, आज भी यही तो होता है ना कि कई चरणों में चुनाव होते हैं, कई चरणों में चुनाव होते। तो जब अगले चरण थे तो वहाँ पर इन्होंने बंगाल के जयसुर उलाना सीट से चुनाव लड़ा, और यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इनका क्या किया, सहयोग किया, जिस कारण से ये क्या हो गए, चुनाव यहाँ पर जीत गए, और ये जीत करके आ जाते हैं, संविधान सभा में आ जाते हैं। लेकिन विडंबना देखो कि ये जहाँ से ये चुनाव जीत कर आते हैं, थोड़े दिन बाद में क्या होता है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो संविधान सभा थी ना, इसके लिए जो चुनाव थे वो 1946 के अंदर हुए थे। और संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होता है, कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके लिए 1946 में चुनाव हो रहे हैं। पहले चुनाव में हार गए, बंगाल से लड़ा, वहाँ से जीत गए। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947, या आप कहोगे कि 14 अगस्त को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था, तो ये जिस सीट से चुनाव लड़े थे वो सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। अगर मैप के अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ना बंगाल का, यहाँ से इन्होंने चुनाव लड़ा, यहाँ से। और जैसे ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जीतने के बाद में भी यहाँ से ये क्या हो गए, एक प्रकार से कि भाई जीते तो थे, लेकिन ये सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। अब देखिए, संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा काम था कि संविधान का निर्माण, भारत के विधान का निर्माण किस प्रकार से हो, कौन कौन से नियम का संविधान के अंदर पालन किया जाए, कौन कौन से नियमों को रखा जाए। तो सबसे बड़ी चुनौती थी इनके सामने संविधान बनाने की। तो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार संविधान के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष बनते। देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। फिर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। ये तीनों बातें आपको याद रखनी जरूरी है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए, भीमराव जो BN राव थे, इनको क्या कहा गया कि आप ना अनेक देशों में जाओ और अलग अलग जाकर आप ना अनेक देशों का जो संविधान है ना उसको आप समझो, जानो, और फिर उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ऐसे ही तो BN राव क्या करते हैं, फिर अनेक देशों में जाते हैं
अब इंग्लैंड में एक व्यक्ति के द्वारा सलाह दी जाती है कि आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो, जब आपके पास में भीमराव अंबेडकर जैसा अर्थशास्त्री, नियमों का ज्ञाता व्यक्ति है तो आप उसकी हेल्प क्यों नहीं लेते। ये बातें BN राव जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आकर बताते हैं, बताने के बाद में BN राव के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये कहा जाता है कि आप क्या करो, जो बॉम्बे के जो PM है, उस समय जो CM होते थे ना प्रांतों के, उनको क्या कहा जाता था, PM कहा जाता था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को BN राव ने कहा कि आप क्या करो, बॉम्बे के जो PM है ना BG खेर, उन पर आप दबाव बनाओ। और दबाव क्या चीज़ का बनाना है कि जो MR जयकर जो हैं, जो संविधान सभा में आए हैं, उनका इस्तीफा लेकर उनकी जगह किसे भेजा जाए, भीमराव अंबेडकर साहब को भेजा जाए। तो ऐसा ही हुआ कि बॉम्बे के जो PM थे BG खेर, उन्होंने क्या किया, MR जयकर से इस्तीफा लिया और इन्हीं की जगह से क्या किया गया, फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के अंदर कांग्रेस की तरफ से भेजा गया। चूंकि दूसरी जो पक्ष था, यहाँ पर गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, आप ये समझ सकते हो कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन इस समय गांधी जी ने एक प्रकार से आप देखोगे कि गांधी जी ने अंबेडकर साहब को क्या किया, प्रमोट किया कि आपको क्या करना है कि अंबेडकर को संविधान सभा में लेना है। और उसके पीछे का तर्क जो था, कारण जो था, वो कारण ये है कि आप उस देश का विधान बनाने जा रहे हो, नियम बनाने जा रहे हो, जिस देश में कई तबके ऐसे हैं जिनका शोषण किया जा रहा है। और भीमराव अंबेडकर उसी तबके से आते हैं, एक शोषित वर्ग से आते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा व्यक्ति संविधान के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाए जो शोषित वर्ग से है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति अगर विधान बनाएगा तो संभावना ये रहेगी कि वो निचले तबके को भी ध्यान में रखकर नियमों का क्या करेगा, संग्रहण करेगा, नियमों को बनाने का कार्य करेगा। साथ में गांधी जी ने नेहरू जी को ये भी सलाह दी कि आपको क्या करना चाहिए कि जो अंबेडकर हैं उनको आपके मंत्रिमंडल के अंदर जगह देनी चाहिए, और जगह भी कौन सी देनी चाहिए, आपको विधि मंत्री बनाना चाहिए। तो आप देखोगे कि फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो स्वतंत्रता के बाद में जो मंत्रिमंडल गठित होता है तो उसके अंदर क्या बनाया जाता है, विधि मंत्री बनाया जाता है, कानून मंत्री बनाया जाता है। अब इसके बाद में देखिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को। याद रखने का तरीका सीधा सा ही है कि 15 अगस्त को अपने को आज़ादी मिली है और ठीक उसके 14 दिन बाद में क्या हो जाता है, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है 29 अगस्त 1947 को, और जिसका अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप कमेटी यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी, जिसका काम क्या था कि ये निर्धारित करना था कि भारत का जो संविधान है उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, इनको ये निर्धारित करना था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संविधान का इन्होंने निर्माण कार्य किया, इसलिए इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और स्वतंत्रता के बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री भी बने। 1951 में हिंदू कोड बिल को लेकर इन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ अच्छे से समझोगे और आप खुद निष्कर्ष निकालना इस बात का कि देखो कई बार लोग क्या कह देते हैं कि भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, और शायद आपको भी अब चीज़ें समझ में आने के बाद में आपकी भी जो राय होगी, क्या पता आपकी भी राय बदल जाए कि केवल वो दलितों के नेता नहीं थे, वो समाज के हर वर्ग के नेता थे। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, 1951 में जो हिंदू कोड है ना बिल, ये ठीक वैसा ही है जो आज के लाया जा रहा है, आज वर्तमान में अपनी लोकसभा के अंदर ये जो बिल लाया जा रहा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक ऐसा सा ये बिल कब लेकर आए थे, 1951 के अंदर लेकर आए थे। और इस हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए तो बहुत से काम किए गए। जैसे महिलाओं को इस बिल के माध्यम से क्या हुआ था कि तलाक लेने की अनुमति मिली थी। इसके अलावा जो पैतृक संपत्ति होती है, पिता की जो संपत्ति होती है, उसमें हिस्सा लेने की बात कही गई थी। यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए ना इसके अंदर बहुत सारे काम किए गए थे। तो आप यहाँ देखोगे कि न केवल दलितों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा जब आपने पढ़ा था कि जब 1942 में ये क्या होते हैं, जो वायसराय होता है ना, वायसराय के क्या थे, वायसराय में श्रम मंत्री या श्रम सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया था। श्रम सदस्य का मतलब क्या है, इन्होंने जो लेबर है उस लेबर से संबंधित नियम तय कर दिए, नियम तय किए, वही नियम जो डेली वेजेज होते हैं, यानी कि उनको जो दैनिक मजदूरी है वो न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए, उनको कौन कौन से वेतन भत्ते मिलने चाहिए। इसके अलावा यूनियन बनाने की इनको आज़ादी मिली कि भाई यूनियन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए।
और अगर किसी व्यक्ति की मान लो मृत्यु हो जाती है काम करते समय फैक्ट्री के अंदर, तो उसको किस प्रकार से मुआवजा मिलना चाहिए, इस प्रकार की बातें इन्होंने उस समय निर्धारित की थी। तो देखिए आपने इन्होंने वहाँ पर मजदूरों के लिए काम किया है, 51 के हिंदू कोड बिल के अंदर इन्होंने क्या काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है। संविधान की अगर बात करेंगे तो संविधान में इन्होंने अपने जो मूल अधिकार हैं, जो आपके फंडामेंटल जो राइट्स हैं, एफआर जो हैं आपके, वहाँ पर ये सबसे पहले समानता का अधिकार देते हैं। और इसकी वजह क्या थी कि इनका मानना था कि स्वतंत्रता चाहे हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक समानता नहीं आएगी समाज के अंदर, लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि जब तक समानता नहीं आएगी ना, तब तक स्वतंत्रता के कोई मायने नहीं है। इसलिए इन्होंने संविधान का जब निर्माण किया तो उस समय समानता के जो अधिकार है ना, जो आर्टिकल हैं 14 से शुरू होते हैं, वो पहले रखे, उसके बाद में स्वतंत्रता के अधिकार। तो इस प्रकार से देखोगे आपने कि अंबेडकर साहब ने हर वर्ग और हर प्रकार के लोगों के लिए काम किया। अब देखिए इनकी जो महत्वाकांक्षा थी वो क्या थी कि लोकसभा में इनको जाना था। तो 1952 के अंदर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ये हार गए। कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण काजरोलकर के द्वारा इन्हें हरा दिया गया। अब 1952 में इन्हें राज्यसभा से सांसद बनाकर भेजा गया, यानी कि ये राज्यसभा सदस्य चुने गए 1952 में। 1954 के अंदर जब उपचुनाव होते हैं लोकसभा में, फिर से ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये फिर से हार जाते हैं। तो एक प्रकार से ये लोकसभा में जाना चाहते थे कि भाई लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए लोकसभा में जाना चाहते थे, लेकिन ये लोकसभा में नहीं जा पाए। अब विधि मंत्री और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए, जैसे वित्त आयोग का जनक इन्हें कहा जाता है। जो आर्टिकल आपका 280 है वित्त आयोग वाला, इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ। तो वित्त आयोग का जनक इन्हें कहा जाता है। इन्होंने रुपए की जो विनिमय दर थी उसका निर्धारण किया। इसके अलावा अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री के रूप में इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आरबीआई कहा जाता है, यानी आरबीआई की स्थापना में इन्होंने अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा देखिए क्या हुए, म्यांमार गए। अब देखिए इनके जो अंतिम जो जीवन था, इन्होंने अपना धर्म 1935 के अंदर देखिए इन्होंने बात की थी कि धर्म परिवर्तन की इन्होंने 1935 में बात की, और 1956 में इनकी मृत्यु होती है। तो 1935 से 56 के बीच में जो 21 वर्ष हैं, इन्होंने 21 वर्षों तक अपने धर्म को बदला नहीं, लेकिन ये बात कर रहे हैं 1935 के अंदर। तो इन वर्षों के दौरान इनके द्वारा क्या किया गया, तो देखिए इन्होंने इन वर्षों के दौरान इन्होंने अनेक धर्मों का अध्ययन किया कि कौन सा धर्म सूटेबल है, मैं कौन से धर्म में जाऊंगा। पहले इनका जो झुकाव था मुस्लिम धर्म की तरफ था, फिर सिख धर्म में भी ये एक बार जाने की सोच रहे थे। बहुत सी ईसाई मिशनरियों ने यह प्रयास किया था कि भीमराव अंबेडकर क्या हो जाए, ईसाई धर्म अपना लें। इस प्रकार से इन्होंने मंथन किया। दूसरी बात इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी थी कि इन्होंने इतने जल्दी धर्म परिवर्तन नहीं किया। इनका मानना था कि क्या पता ये जो समय है, धीरे धीरे क्या पता दलितों के उत्थान के लिए कोई ना कोई कार्य हो जाए इतने वर्षों के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अपने जीवन के अंतिम चरण के अंदर आप ये कह सकते हो कि अपने मृत्यु से केवल 1.5 महीने पहले इन्होंने क्या कर दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। इसके पीछे इनका ये भी उद्देश्य था कि इन्होंने कम से कम 20-21 साल निकाल दिए हैं, कोई इनको ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न जो मेरी जो अनुयायी है, मैं इनको इस धर्म के अंदर इनको छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने 1956 में आकर क्या कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, और साथ में इनके अनुयायियों ने भी लाखों की संख्या में यहाँ पर क्या किया, बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित किया। तो इसी कड़ी के अंदर देखो ये पहले क्या करते हैं, म्यांमार भी जाते हैं, अनेक जगह जहाँ पर बौद्ध सम्मेलन होते हैं उनमें भाग लेते हैं, बौद्ध धर्म को जानने की कोशिश करते हैं। और 1956 में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि ये बुक जो मेरी एक कंप्लीट हो जाएगी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसके बाद में मैं क्या कर लूँगा, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लूँगा। और अंत में वो समय आता है जब 14 अक्टूबर 1956 को वो नागपुर में एक विशाल जनसभा के अंदर पंचशील और त्रिरत्न का पालन करते हुए वे क्या कर लेते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। इनका महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी जो मृत्यु थी वो कब हुई थी, 6 दिसंबर 1956 को। और इनका जो स्मारक स्थल है वो क्या कहलाता है, चैत्य भूमि कहलाता है। अब कुछ कथन है भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि भीमराव अंबेडकर ने कौन कौन से समय पर कौन कौन सी बातें कही थी। वो देखिए कि एक तो इन्होंने ये फैक्ट भी आपको अच्छे से याद करना है कि भीमराव अंबेडकर ने 8 अगस्त 1930 को नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
अब कथन देखिए, इन्होंने क्या क्या कथन दिए कि महात्मा गांधी क्षण भंगुर प्रेत की तरह धूल उड़ाते हैं लेकिन कोई स्तर नहीं उठाते। ये भीमराव अंबेडकर का कथन है, BRA यानी भीमराव अंबेडकर का कथन है। ये बात है उस समय की जब पहली बार गांधी जी से ये मुलाकात करते हैं अंबेडकर साहब, और जब ये दलितों के लिए बात करते हैं, अस्पृश्यों के लिए बात करते हैं, तो गांधी जी की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब ये कथन कहते हैं कि महात्मा गांधी ना क्षण भंगुर प्रेत की तरह धूल ही उड़ाते हैं केवल, ठीक है, उनकी बातों का कोई स्तर नहीं होता है। नेक्स्ट कथन क्या है कि यदि संविधान असफल होता है तो हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि मनुष्य दुष्ट था। इसका क्या मतलब है? इनका मानना था कि संविधान जो है वो पवित्र है। अगर कहीं पर संविधान असफल हो जाता है तो हमें ये नहीं कहना चाहिए या हमें संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने ये बनाया है ना, वे क्या थे, वे अच्छे से काम नहीं कर पाए, यानी कि वे दुष्ट थे, वे अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, संविधान की निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कथन क्या है कि मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्ति हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। देखिए लंबा चौड़ा कथन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है वो समझिए आप। जब अपने को ये टॉपिक पढ़ना भी है पॉलिटी के अंदर कि जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, यानी कि इसके अंदर ये विशेषताएं। तो अंबेडकर साहब ये क्या कह रहे हैं कि ये मैं सहमत हूँ आपसे कि हमारे संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो केंद्र को क्या कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता ऐसे लग रहा है कि मानो समाप्ति हो गई है, लेकिन फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है और ये अच्छा है। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि अंबेडकर साहब भी ये चाहते थे कि जो केंद्र है ना, केंद्र वो क्या होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। केंद्र कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिसत्ता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में निहित है। यानी कि जो प्रस्तावना है ना वो संविधान के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है, और वो क्या कर रहे हैं कि इसकी जो अभिसत्ता, प्रभुसत्ता वो क्या है, जनसाधारण में निहित है। यानी कि प्रस्तावना की जो अभिसत्ता है, प्रभुसत्ता, वो किसके अंदर निहित है, जनसाधारण में। इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो भी पावर्स आ रही हैं संविधान के पास में, वे सारी की सारी पावर्स कहाँ से, उनका जो सोर्स है वो क्या है, वो है भारत की जनता। किस प्रकार से, जैसे आप देखा आपने प्रस्तावना आपने देखी होगी जिसमें सबसे पहले लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न ना राष्ट्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये सबसे पहले नाम क्या आ रहा है, हम भारत के लोग। यानी कि ये जो पूरी की पूरी जो पावर है ना उसका सोर्स क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता ही क्या है, इस प्रस्तावना का सोर्स है या संविधान का सोर्स है। नेक्स्ट कथन क्या था कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, आर्टिकल 32 को, और आर्टिकल 21 को उन्होंने क्या कहा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा। नीति निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, यह कथन किसका है, भीमराव अंबेडकर का। राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है को सुरक्षा का पाठ किसके द्वारा कहा गया, भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया। धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए, ये भी अंबेडकर साहब का कथन था। नेक्स्ट है संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा। गांधी अमर नहीं है, न ही कांग्रेस अमर है, कई महात्मा आए और चले गए किंतु अस्पृश्य लोग अस्पृश्य ही रहे, यह कथन भी किसका है, भीमराव अंबेडकर का। यह कथन उस समय का है जब पूना पैक्ट होने से पहले, जब गांधी जी क्या करते हैं, आमरण अनशन की बात करते हैं, तब ये कथन देते हैं अंबेडकर साहब। वो कहते हैं कि गांधी जी अमर नहीं है, भाई इस धरती पर है ना कोई आदमी अमर नहीं है, जो आया ना वो मरेगा। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी अमर नहीं है और नहीं कांग्रेस अमर है, कई ऐसे महात्मा आए और चले गए, लेकिन जो अस्पृश्य लोग हैं ना उनकी स्थिति जैसे पहले थी आज भी वही स्थिति है, जैसे पहले थे वही ऐसे कैसे ही वो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कथन इनका उस समय का है, गांधी जी के लिए इन्होंने कहा था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने प्रयास किया है कि आप भीमराव अंबेडकर साहब को अच्छे से समझ पाएं और आप इनके प्रति एक सकारात्मक, एक अच्छी सोच आपके दिमाग में हो, और इनके जो कार्य किए गए, इन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए इन्होंने कार्य किया। और ये तो देखिए कि आप मान लीजिए कि इस क्लास के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा, अपने जो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से पढ़ा है। बाकी अगर अपन बात करें कि
आप ये सोच सकते हो कि इन्होंने जो कठिनाइयाँ झेली अपने जीवन के अंदर, जो कार्य किए, आप उनके मतलब अपन इस क्लास के अंदर आप है ना क्या कर रहे हो, बहुत ही कम चीज़ों को आप उनसे अवगत हो रहे हो। इन्होंने बहुत कुछ झेला और उसके बाद में इस प्रकार से वो उभर कर आए। अपने यहाँ पर क्या किया है, ये कोशिश की है मैंने कि दोनों चीज़ों का समावेश किया है कि आप अंबेडकर के द्वारा जो भी प्रयास किए गए उनको भी अच्छे से समझो, उनकी भावनाओं को भी अच्छे से समझो, और उनके जो प्रयास थे, चाहे वो आर्थिक के अंदर हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज सुधार के रूप में, उन सभी को समेटने का प्रयास इस एक क्लास के अंदर किया है। वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, और वहीं टेलीग्राम पे मैं डेली क्या करता रहता हूँ कि जो भी न्यूज़ होती है करंट की, तो जो अखबार की जो कटिंग होती है न्यूज़पेपर्स की, वो डालता रहता हूँ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वही डालता रहता हूँ। तो आप, और वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको उसमें मिलते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।